दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक ने आज फ्रेश हाई बना दिया है। आप देख ही सकते हो कि रोज नए इतिहास रच रहा है वेदांता। जब से डीमर्जर को एनसीएलटी की मंजूरी मिली है, आप देख सकते हो कि स्टॉक कुलांचे मार रहा है। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस लेवल पे यहाँ पे खरीदारी के बारे में सोचा जा सकता है या फिर अब समय निकल चुका है। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हो, वेदांता जिसको डिविडेंड का किंग कहा जाता है, लेकिन अब इसकी पोजीशन उस लेवल से नीचे आ गई है क्योंकि डिविडेंड के बादशाह के तौर पे जानने वाला वेदांता डिविडेंड के मामले में पिछड़ गया थोड़ा सा। पूरी अपडेट क्या उसको भी समझेंगे और डीमर्जर के बाद आगे की क्या संभावना बनेगी और डीमर्जर कब तक कंप्लीट होने जा रहा है। ऐसे में इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करूं, 616 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 2.31% के आसपास की तेजी थी। तो यहाँ पे आप देखिए इंट्राडे में 618 का एक फ्रेश हाई बना है। कल क्लोजिंग 602 पे थी, शुरुआत 604 पॉजिटिव हुई और आप देखें दिन भर में इसमें गिरावट नहीं हुई है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि इसका जो 52 वीक का लो वो 363 का है, लेकिन हाई 618 का है जो इसने आज बना दिया। बिल्कुल नया फ्रेश हाई बन गया है और आप देख सकते हो कि रोज लगातार स्टॉक दौड़ रहा है। बीच में प्रॉफिट बुकिंग आई थी 2 दिन के लिए, फिर से स्टॉक ने दौड़ना शुरू कर दिया और काफी जबरदस्त दौड़ चुका है। इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले एक सप्ताह में यहाँ पे 3.14% के आसपास की शानदार तेजी बनी है, जबकि 1 मंथ के हिसाब से 15.69% की इसने दौड़ लगा दी है। 3 मंथ के हिसाब से तो 32.72% दौड़ चुका है स्टॉक, जबकि 6 मंथ के हिसाब से भी लगभग उतना ही यानी 32.42% के आसपास की तेजी बनी और 9 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 34.89% के आसपास की तेजी है। यानी 3 से लेके 9 महीने के हिसाब से देखें तो आपको रिटर्न उतना ही दिखाई देगा, लगभग 32% के आसपास का रिटर्न है। लेकिन आप देख सकते हो कि पिछले 1 महीने में इसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और यहाँ से अब दौड़ने को बिल्कुल तैयार है और भी शानदार तरीके से दौड़े, क्योंकि आप इसको पेयर कंपनी से तुलना करेंगे तो यह अभी भी काफी फेयर वैल्यू पे दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो कि वेदांता लिमिटेड को हमेशा से डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है। बहुत शानदार डिविडेंड देने वाली कंपनी वेदांता, लेकिन अब टॉप 5 से बाहर हो गई है। दूसरी कंपनियों ने इससे शानदार डिविडेंड दिया है और डिविडेंड 24% तक में पहुंच चुका है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिविडेंड हमेशा देने में वेदांता, हिंदुस्तान जिंक का नाम है। दोनों ही वेदांता की ही कंपनी है। हिंदुस्तान जिंक इसकी सब्सिडीज है जो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती आई है हमेशा। तो आप देखो कि बहुत सारे जो निवेशक है ऐसे शेयरों में निवेश के बारे में सोचते हैं जो बहुत अच्छा डिविडेंड देते हो और अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ भी हो कंपनी की। तो यही लोगों को चाहिए कि कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, डिविडेंड अच्छा देता हो, लगातार हर बार डिविडेंड। तो इसमें आप देखें तो वेदांता लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक और गवर्नमेंट कंपनियां जो पीएसयू है, कोल इंडिया, ओएनजीसी और आईओसी, इनका नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये 3 कंपनियां तो सरकारी है और वेदांता, हिंदुस्तान जिंक अनिल अग्रवाल की कंपनियां है। अब यहाँ पे देखो कि इन कंपनियों में लगातार निवेश करते लोग डिविडेंड पाने के लिए, लेकिन अब थोड़ा सा सीन बदल रहा है। कुछ स्मॉल कैप कंपनियों ने अपना डिविडेंड रेट काफ़ी बढ़ा दिया है। वेदांता और हिंदुस्तान जैसी कंपनियों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया है डिविडेंड के मामले में, टॉप 5 में भी अब नहीं रही है वो। यहाँ पे एसबीआई सिक्योरिटीज ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की उसमें कहा है कि स्टॉक मार्केट में निवेशकों में सबसे अधिक डिविडेंड वाली जो कंपनी है उसमें वेदांता की स्थिति अब कमजोर हो रही है। 31 दिसंबर 2025 की क्लोजिंग के आधार पर मेटल कंपनी वेदांता डिविडेंड के मामले में 7वें स्थान पर खिसक गई है। यह सबसे बड़ी बात है। जो कभी टॉप पे रहती थी वो 7वें स्थान पे चली गई वेदांता। इस मामले में अपनी जो टॉप पोजीशन पे जो आई है वो है कम चर्चित कंपनी मल्टीबेस इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी जो छोटी सी कंपनी, यह सबसे ऊपर आ गई है और इसके बाद में आल कार्गो लॉजिस्टिक और फिर प्रेमको ग्लोबल है। ये तीनों छोटी कंपनियां डिविडेंड के मामले में आगे निकल गई है। तो आप देखो कि वित्त वर्ष 2025 में वेदांता का जो डिविडेंड यील्ड में वो 7.2% रहा है। 31 अक्टूबर 2025 को यह 8.8% के आसपास था। एसबीआई सिक्योरिटी द्वारा 3 नवंबर 2025 को जारी किए गए पिछले रोड में यह प्रेमको ग्लोबल के बाद दूसरे स्थान पर थी। नोट में कहा गया कि
अन्य अग्रवाल की इस कंपनी वित्त वर्ष 2025 की डिविडेंड यील्ड 2023 में 16.8% से बहुत नीचे है। यानी 2023 में डिविडेंड जो था वो 16.8% था, जो अब कम होके 7.2% के आसपास आ गया है। तो यहाँ पे आप देखो कि मल्टी बेस इंडिया डिविडेंड के मामले में सबसे आगे निकल गया। 2025 में इसने डिविडेंड के अंदर बड़ा उछाल दिखाया, एक आश्चर्यजनक रूप से 24.8% का डिविडेंड इसने दिया यील्ड में, जबकि वित्त वर्ष 2024 में मात्र 1.4% के आसपास था और 23 में तो मात्र 0.9% के आसपास था। तो इस कंपनी का उछाल तो बहुत जबरदस्त है, एक तरह से जादू कह सकते हैं। 0.9% के आसपास जो डिविडेंड देने वाली कंपनी यील्ड में थी वो 24% का दिया है। तो ये देख सकते हो कि ये आप समझ सकते हो कि इसने तो कमाल ही कर दिया। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की बात करें, इसका 2025 में जो यील्ड है वो 10.8% के आसपास रहा है और प्रेमको ग्लोबल है उसका 10.4% के आसपास रहा है। यानी वेदांता से आगे निकल गई ये कंपनियां। तो यहाँ पे डिविडेंड यील्ड की जो कैलकुलेशन होती है वो 31 दिसंबर 2025 के क्लोजिंग प्राइस के आधार पर की गई है। ब्रोकरेज फर्म ने उन कंपनियों पर विचार किया जिन्होंने पिछले 3 वित्तीय वर्षों में लगातार डिविडेंड का भुगतान किया। तो ये देख सकते हो कि डिविडेंड यील्ड वित्तीय प्रदर्शन, कानूनी प्रावधान और प्रबंधन की नीति मिश्रण से निर्धारित होती है, लेकिन इसमें बदलाव शेयर की कीमत के उतार चढ़ाव का भी परिणाम देखने को मिलता है। तो वेदांता देखिए पिछले 1 साल में 35% के आसपास की इसमें तेजी आई है। तो यहाँ पे मल्टी बेस इंडिया द्वारा दिया गया नवंबर का 53 रुपीज़ का जो प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड पिछले वर्षों की तुलना में काफ़ी अधिक था। कंपनी ने अपने शेयर की कीमत में 1 साल में 37% की गिरावट के बावजूद अपने निवेशकों को भारी प्रॉफिट दिया है डिविडेंड के मामले में। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक और प्रेमको ग्लोबल ने भी क्रमशः यहाँ पे स्टॉक के अंदर देखिए 79% और 0.6% की गिरावट देखने को मिली। यानी स्टॉक में कोई प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा है, लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा दिया है। इसमें जो निवेश किया उनको डिविडेंड से फायदा हुआ है। अब डिविडेंड देने के मामले में मल्टी बेस इंडिया, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक और प्रेमको ग्लोबल के अलावा जागरण प्रकाशन ये भी लगातार अच्छा डिविडेंड देती है। इसके अलावा एमएमसीटीसी, पीटीसी इंडिया, एक्सेलिया सॉल्यूशन इंडिया और कैस्ट्रॉल इंडिया, कोल इंडिया भी नंबर में आगे है और इनका डिविडेंड 8.4 से 6.6% के आसपास है। तो ये देख सकते हो कि डिविडेंड तो दे रही है इसमें, लेकिन जो स्मॉल कैप होते हैं वो रिस्की होते हैं, आपको पता है उसका रिटर्न भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन वेदांता ने डिविडेंड तो भले ही थोड़ा सा कम दिया हो, लेकिन शेयर की प्राइस तो जबरदस्त बढ़ी है, तो लोगों को तो डेफिनेटली इन कंपनियों के मुकाबले फायदा वेदांता में हुआ है और अब तो डीमर्जर होना है तो फायदा डबल होने जा रहा है। तो आप देखो कि एनसीएलटी के आदेश के बाद वेदांता लिमिटेड अब कई अलग अलग कंपनियों में बंटने जा रही है और सारी कंपनियां बाजार में लिस्ट हो गई। वेदांता एल्यूमिनियम मेटल लिमिटेड, और ये तो मेटल की कंपनी होगी। दूसरी होगी तलवंडी साबो पावर प्लांट लिमिटेड कंपनी, जो पावर का बिजनेस संभालेगी। इसके अलावा माल्को एनर्जी लिमिटेड जो अब ऑयल एंड गैस बिजनेस को देखेगी, और वेदांता आयरन और स्टील लिमिटेड इसमें शामिल है। हालांकि आपको ये जानना होगा कि बेस मेटल वाले हिस्से को अभी भी लागू नहीं किया जा रहा है, यानी अभी बदलाव उसमें नहीं होगा। बाकी योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब है कि ये कंपनियां नई कंपनियां बनेगी और अपने अपने सेक्टर पे पूरा फोकस करेगी, हर कोई अपने हिसाब से आगे बढ़ेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो शेयर है एक-एक के हिस्से में बाँटा जा रहा है, यानी हर एक शेयरधारक को एक शेयर के बदले एक नई कंपनी का शेयर दिया जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जिनके पास एक शेयर है उसको हर कंपनी का एक नया-नया शेयर प्राप्त हो जाएगा। यानी आपके पास पोर्टफोलियो में अगर एक शेयर है तो टोटल 5 शेयर बन सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इससे आपको पता चलेगा कि कौन से बिज़नेस अच्छा है, कौन सा बिज़नेस नहीं। सब अपने हिसाब से बिज़नेस आगे बढ़ेंगे, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं कि कौन से बिज़नेस में आपको बने रहना है। वैसे यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए थे, कुछ अड़चनें लगाई गई थी इस डीमर्जर पर। सरकार का कहना था कि ऑयल एंड गैस ब्लॉक पर कुछ देनदारियां और सवाल बाकी है। सरकार ने मांग की थी कि जब तक पुराने हिसाब साफ न हो, मंजूरी न दी जाए। इस पर वेदांता ने ट्रिब्यूनल को भरोसा दिया है कि वेदांता ने अंडरटेकिंग दी गई है। अगर माल्को एनर्जी लिमिटेड सरकार का पैसा चुकाने में नाकाम रहती है तो वेदांता उसकी जिम्मेदारी लेगी और कॉर्पोरेट गारंटी देगी। साथ ही कंपनी को अपनी संपत्तियां बेचकर बैंकों के चार्ज हटाने का भी निर्देश दिया गया। यानी एक तरह से अगर जो उनकी ऑयल कंपनी पैसे नहीं चुका पा रही तो वेदांता खुद चुकाएगी। ये एक तरह से उन्होंने कॉर्पोरेट गारंटी देने का बात किया है और इसीलिए सरकार को भी इसमें कोई अब यहाँ पे अड़चन नहीं दिखाई दे रही है। तो ये डीमर्जर जो है वैल्यू को अनलॉक करने जा रहा है। सबको अपने कारोबार का मौका मिलेगा। सारा कारोबार एक छत के नीचे था, जिससे किसी एक सेक्टर को जो सेक्टर उसका प्रदर्शन दूसरे पे प्रभावित करता, कोई खराब काम कर रहा है तो भी उसका सबको नुकसान होता। तो इसीलिए अब हर कंपनी एल्यूमिनियम हो, पावर, ऑयल अपने अपने बिजनेस अलग करेंगे, हर अपने हिसाब से निर्णय लेंगे। तो मैनेजमेंट भी अलग होगा और काफ़ी नई एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ काम होगा। शेयरधारकों को भी काफ़ी फायदा होगा। तो इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा, सबको फायदा होने जा रहा है। तो बड़ा एक शानदार फैसला है जो आने वाले समय वेदांता और उसके शेयरधारकों को बड़ा फायदा पहुंचाने।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।